हेलो दोस्तों। हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 39 पंचायत्स को कवर कर रहे थे। हमने लास्ट के 2 सेशन में इस चैप्टर के कुछ एस्पेक्ट्स को कवर किया, जिसमें हमने पंचायत्स के इवोल्यूशन को कवर किया। इसके बाद इसमें मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हमने बलवंत राय मेहता कमेटी से लेके हमने गाडगिल कमेटी तक के जर्नी को देखा था, किस तरीके से इन सारी कमिटीज़ ने अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे और फाइनली जाके 1992 में 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से जो है इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो जाता है। फिर हमने लास्ट सेशन में देखा था 73rd अमेंडमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स। इसमें हमने देखा था 73rd अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। इसके साथ हमने फिर देखा था कि कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं इस एक्ट के, है ना। इसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि इस एक्ट में जो दो तरीके के प्रोविज़न हैं, एक कंपलसरी और दूसरा वॉलंटरी, तो इन दोनों प्रकार के प्रोविजंस के बारे में हमने लास्ट सेशन में देखा था। आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट 1996 इसके बारे में बात करेंगे। अब आप लास्ट सेशन में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पार्ट 9 के जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को इस बात की पावर होती है कि वो इन प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरियाज़ तक एक्सटेंड कर सके। तो अपने इसी पावर के अंडर में पार्लियामेंट ने पेसा एक्ट को पास किया और फिर 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ तक पंचायत के प्रोविजन को एक्सटेंड किया। अगर करेंटली आप 5th शेड्यूल में देखेंगे तो टोटल 10 स्टेट्स हैं, जिसमें आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, इन सारे स्टेट्स को आप देखते हैं। तो इन सारे स्टेट्स तक जो है पंचायत के प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए ये पेसा एक्ट लाया गया था। हम इसी को एक्सटेंशन एक्ट भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो एक एक पॉइंट्स में हम इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि 5th शेड्यूल एरियाज़ में पंचायत के या पार्ट 9 के प्रोविजंस को एक्सटेंड करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है, जो शेड्यूल्ड एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनके लिए सेल्फ गवर्नेंस इंश्योर करना ग्राम सभा के थ्रू। ग्राम सभा, जिसको हम विलेज असेंबली भी कहते हैं, तो ग्राम सभा के थ्रू शेड्यूल्ड एरियाज़ के लोगों के लिए सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर करना पेसा एक्ट का दूसरा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज़ में ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो रहते हैं उनके कम्युनिटी रिसोर्सेज को, उनके कल्चरल आइडेंटिटी को, उनके ट्रेडिशंस को, उनके कस्टम्स को प्रिजर्व एंड सेफ गार्ड करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसके अलावा जो पेसा एक्ट है वो ग्राम सभा को एम्पावर करती है ऐसे इश्यूज़ पर डिसीजन लेने के लिए जो कि लोकल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड होते हैं, लैंड से, वाटर बॉडीज़ से, लोकल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से, इन सारे मामलों से रिलेटेड ऐसे इश्यूज़ जो होते हैं उन पे ग्राम सभा को डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करना इस पेसा एक्ट का भी ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों, पेसा एक्ट जो है वो हमारे देश में, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, क्योंकि ये ग्राम सभा को सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाता है गवर्नेंस में और डेवलपमेंट में। यानी हमारे देश में जब शेड्यूल्ड एरियाज़ जो हैं वहाँ पे किस तरीके से गवर्नेंस होगा, वहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेके आगे बढ़ा जाएगा, इसमें डिसीजन मेकिंग का सेंट्रल बॉडी जो होता है वो ग्राम सभा होता है ना। तो इस वजह से हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव से वो पार्टिसिपेटरी की तरफ। अब रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोगों के लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं, राइट। लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में जो पीपल होते हैं वो खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ग्राम सभा के कॉन्टेक्स्ट में। तो गवर्नेंस और डेवलपमेंट के प्रोसेस में ग्राम सभा को सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी बना के जो पेसा एक्ट है वो हमारे देश के अंदर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इसके अलावा आप देखें, ये ट्राइबल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है ताकि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, है ना, उनका कोई एलियनेशन ना कर सके, खासकर लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े मामले को लेके।
इसके अलावा दोस्तों पेसा एक्ट जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज़ के यूनिक कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, ताकि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पेसा एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे। अब ज़रा हम बात करते हैं इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी को लेके। तो जो पेसा एक्ट है ये पार्ट 9 के जो पार्ट 9 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको 5th शेड्यूल तक एक्सटेंड करता है। इसके साथ साथ ये हम देखते हैं ग्राम सभा को एम्पावर करता है। ये पेसा एक्ट ग्राम सभा को सिग्निफिकेंट पावर्स देता है ताकि वो लोकल के रिसोर्सेज के अफेयर्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कोई भी सोशल सेक्टर का प्रोजेक्ट है या डेवलपमेंटल प्लान है, तो उस प्लान को या प्रोजेक्ट को उस विलेज में ग्राम सभा का अप्रूवल मैंडेटरी होता है, तभी जाके ये प्लान्स या प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से ग्राम सभा का एम्पावरमेंट जो है वो इस एक्ट का मेन फीचर निकल के आता है। इसके अलावा ये ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशंस को भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ग्राम सभा को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया जाता है, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी के ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करती है और लोकल कम्युनिटी के सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं, और इन सब से उनके ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशंस का प्रोटेक्शन होता है। फिर हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ये वहाँ के लोकल लोगों का कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका ओनरशिप जो है वो ग्राम सभा के पास होता है। इसके साथ साथ ग्राम सभा जो है वो वाटर बॉडीज़, माइनर मिनरल्स एंड लैंड रिसोर्सेज इन सब को मैनेज करती है। तो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्स पे किसी भी शेड्यूल्ड एरिया में वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ का जो ओनरशिप है उसको इंश्योर करता है ये पेसा एक्ट। फिर लैंड एलियनेशन से भी बचाता है। अब देखें कि ग्राम सभा से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जब किसी भी शेड्यूल्ड एरियाज़ में लैंड एक्विजिशन या रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम चला जाता है। इसके अलावा वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको लैंड एलियनेशन से बचाता है, क्योंकि अगर उनका डिस्प्लेसमेंट होता है तो उनके प्रॉपर रीसेटलमेंट के लिए रीसेटलमेंट को इंश्योर करने का काम ये पेसा एक्ट करता है, और ग्राम सभा इस मामले में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी इस आर्टिकल का, माफ़ कीजिएगा, इस एक्ट का एक मेन फीचर है, क्योंकि पंचायत्स जो हैं वो लोकल मार्केट्स पे उसको अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, है ना, लोकल मार्केट्स को रेगुलेट करते हैं, या फिर जो इंटॉक्सिकेंट होते हैं उनके सेल्स को प्रोहिबिट करते हैं। तो काफ़ी सारे रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कंट्रोल है इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज़ पे, उस पे भी कंट्रोल जो है वो पंचायत्स का इस्टेब्लिश करने का काम करता है, क्योंकि पंचायत्स जो हैं वो लोकल इंस्टीट्यूशंस और फंक्शनरीज़ को सुपरवाइज़ करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ताकि जो सोशल सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सारे सेक्टर में जो भी फंक्शनरीज़ हैं वो अच्छे से काम कर सके, इसलिए उनके ऊपर सुपरविजन और कंट्रोल जो होता है वो पंचायत्स का होता है। फिर मैंडेटरी कंसल्टेशन हम देखते हैं। तो ग्राम सभा या पंचायत से कंसल्टेशन मैंडेटरी होता है अगर कोई भी एरिया जो है वो माइनिंग लीज पे लिया जाता है या उसके लिए कोई लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पंचायती राज से रिलेटेड जो भी स्टेट लेजिस्लेशन है उनको उस शेड्यूल्ड एरिया के कस्टमरी लॉज के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ के सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ वहाँ का जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उस कम्युनिटी रिसोर्सेज का, उन सब के साथ स्टेट के लेजिस्लेशन का कंपेटेबल होना ज़रूरी है। तो ये जो एक्ट है वो इस जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उनके साथ वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी का अलाइनमेंट को इंश्योर करता है। तो ये दोस्तों इस पेसा एक्ट के की फीचर्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये पेसा एक्ट हमारा था। अब हम बात करेंगे पंचायती राज के फाइनेंसेस के बारे में। अब देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और उसके पास फाइनेंस नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अच्छे तरीके से फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है, उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने फंक्शंस को वो अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर पाता है। तो ये ज़रूरी होता है कि पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशन जिनका काम है हमारे देश में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायत्स को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज का होना। ठीक है। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसका टाइम पीरियड 2005 से 2009 था, इन्होंने
जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं पंचायत के, और जो पंचायती राज के रेवेन्यू के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया है फॉलोइंग तरीक़ों से। सबसे पहले हम देखते हैं कि पंचायत को जो फंड्स हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें ज़रा सा, हाँ। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे उनको यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलता है, जो कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है दोस्तों, वो आर्टिकल 280 में मेंशन्ड है, और हर 5 साल पे प्रेसिडेंट इसको इस्टेब्लिश करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट भी फंड्स का डिवोल्यूशन करती है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे इन पंचायत्स को। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से इनको लोन्स और ग्रांट्स भी मिलते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन होता है पंचायत को अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके अंडर भी पंचायत को फंड्स मिलते हैं। इसके साथ साथ पंचायत को फंड्स जनरेट करने के लिए एक इंटरनल रिसोर्स जनरेशन का भी ऑप्शन होता है, जिसमें वो टैक्स या नॉन टैक्स से रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से पंचायत का अपना फंड जो है वो जनरेट होता है। बट इस सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पे अभी हम बात करते हैं। देखिए, एक तो इंटरनल रिसोर्स जनरेशन जो है पंचायत का, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इनका टैक्स डोमेन बहुत ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पंचायत जो हैं वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के ग्रांट्स के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। इस वजह से ये अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अक्सर जूझते रहते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी फंड्स को पंचायत तक डिवॉल्व करने के लिए कीन नहीं है। उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत को फंड्स नहीं एलोकेट किए जाते। इस वजह से इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से नहीं निभा पाते। फिर आप देखेंगे कि 11th शेड्यूल के जो भी 29 मैटर्स हैं, उनमें ज़्यादातर मामलों में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है उन मैटर्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो चूँकि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है पंचायत को। तो ये भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो पंचायत हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे उनके रिसोर्सेज तो वो बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट हैं, अपर्याप्त हैं। तो इन सब कारणों की वजह से पंचायत को अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको जो फंक्शन करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इमेजिन किया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फुलफिलमेंट वो अच्छे से नहीं कर पाते। फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने यह भी कहा था कि जहाँ पे उनके अपने रिसोर्स कलेक्शन की बात आती है, तो ग्राम पंचायत जो हैं वो एक बेटर पोजीशन में तो हैं, क्योंकि उनका टैक्स डोमेन है अपना। लेकिन जो बाकी 2 टियर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, जो 2 टियर्स बाकी पंचायत समिति और मैं ज़िला परिषद की बात कर रहा हूँ, तो बाकी जो 2 टियर्स हैं वो दूसरे टूल्स पर डिपेंडेंट है, दूसरे फीस पर डिपेंडेंट है ना। और जो भी उनका इंटरनल रिसोर्स जनरेट करने का तरीका है, स्पेशली नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा नैरो है। तो इस वजह से ग्राम पंचायत जो है वो तो अच्छे तरीके से अपने रिसोर्स के एलोकेशन पे काम कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी के 2 टियर हैं, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, वो बहुत ज़्यादा दूसरे टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जो भी चीज़ें बताई थी पंचायत के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारे देश के अंदर पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन होने के बाद भी पंचायत का परफॉर्मेंस इनइफेक्टिव क्यों रहा है, इनएडिक्वेट क्यों रहा है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को केवल कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देने से हमारा काम नहीं बनता है। मतलब ज़रूरत ये होती है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग में उनके पास रिसोर्स होने चाहिए, तभी जाके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा पाएंगे। तो सबसे पहला कारण जो पंचायत के इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस का है, वो तो यही है, लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन। यानी स्टेट गवर्नमेंट से जो उनको फंड्स मिलते हैं, जो उनको फंड्स जो फंड्स का डिवोल्यूशन होता है, वो बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आप देखेंगे कि माफ़ कीजिएगा, जो 3 F's होते हैं, फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज, इनके रिगार्डिंग ज़्यादातर स्टेट्स ने कोई भी एडिक्वेट स्टेप नहीं लिया है।
ताकि जो फाइनेंशियल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए इनेबल किया जा सके। तो अगर उनको फंड्स नहीं मिलेंगे, उनको उनके फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाएंगे, उनके फंक्शनरीज़ क्या क्या हैं इस बात को अच्छे से नहीं बताया जाएगा, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है उसको भी एडिक्वेटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, अच्छे तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता है मेनी स्टेट्स के द्वारा। तो इस वजह से हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल वायबिलिटी देखने को मिलती है। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है वो है एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आप देखेंगे सरपंचों के द्वारा अक्सर ब्लॉक लेवल पे जो परियोजनाएं आती है, तो उन परियोजनाओं के लिए जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ काफ़ी रस्साकसी देखने को मिलती है। तो ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल की वजह से भी पंचायत उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते। फिर जो पंचायत का फंड्स का नेचर है वो टाइट नेचर का है, इसकी वजह से भी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उतने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके फंड्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे उनको नहीं मिलते हैं। कभी कोई और अथॉरिटी उन फंड्स को रोक देती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे तरीके से फंड्स का डिवोल्यूशन नहीं किया जाता। तो इनका जो फंड्स का नेचर है उस नेचर की वजह से भी पंचायती राज जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। फिर इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इस वजह से भी वो अपने परफॉर्मेंस को उतना इफेक्टिव नहीं बना पाते, क्योंकि जब उन्हें फंडिंग मिलती है तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं, और जब फंडिंग नहीं मिलती तो उनके जो फंक्शंस होते हैं उनमें हमें एक गैप देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें फिस्कल पावर का यूज़ करने में भी रिलक्टेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पंचायत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। आप देखिए कि ग्राम पंचायत के पास अपने अपने प्रॉपर्टी पे, बिजनेसेस पे, मार्केट्स पे टैक्स लेवी करने का राइट है, लेकिन बहुत ऐसे कम पंचायत्स हैं जो कि इन टैक्सेस को लेवी कलेक्ट कर पाते हैं और लगा पाते हैं। तो जो फिस्कल पावर ग्राम पंचायत्स को दिए गए हैं, उन फिस्कल पावर का यूज़ करने में भी जो हिचकिचाहट हमें देखने को मिलती है, उसकी वजह से भी पंचायत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर उसके बाद अगर हम ग्राम सभा का स्टेटस देखें तो ये स्टेटस भी हमें बताता है कि किस तरीके से जो है वो पंचायत अच्छे से फंक्शन नहीं करे। देखिए, ग्राम सभा को एम्पावर करना हमारे लिए एक पावरफुल वेपन हो सकता था कि हम अपने देश के अंदर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए ट्रांसपेरेंसी को हम वो सुनिश्चित कर सके, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सके, है ना, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका इन्वॉल्वमेंट इंश्योर कर सके। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने इस दिशा में ना तो पावर बताया है ग्राम सभा का, ना ही उनके फंक्शंस किस तरीके के होंगे ये बताया है। तो ये हम ग्राम सभा का जो स्टेटस है वो अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इस वजह से भी पंचायत के परफॉर्मेंस पे हमें देखने को मिलता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा पंचायत के पैरेलल बॉडीज़ का क्रिएशन करके भी पंचायत के परफॉर्मेंस को इनफेक्टिव करने की कोशिश की जाती है। साथ साथ आप देखेंगे पंचायत के लिए जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पंचायत को अच्छे तरीके से काम करने से रोकता है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, सामाजिक असमानता है, आप कास्ट में देखेंगे, जेंडर में देखेंगे, फिर क्लास की हायरार्की देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश के अंदर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल को और उनके रिप्रेजेंटेशन को रोकती है। तो इस वजह से भी जो सोशल इनइक्वालिटी है, इसकी वजह से पंचायत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी है कि हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनमें से अधिकतर जो होते हैं उनके पास अच्छे तरीके का एजुकेशन नहीं होता, अच्छे तरीके की समझ नहीं होती, उनको अपने किसी भी डोमेन में उनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। तो इस वजह से जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के एक इफ़ेक्टिव फंक्शन को थोड़ा सा हार्म करती है। तो ये दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का चैप्टर था, इसमें जितनी भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। आप इस पूरे सेशन का जो लेक्चर है, इस पूरे चैप्टर का जो PDF है, वो उस PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डेली एडिटोरियल्स का डिस्कशन वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, उसके PDF मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप बहुत सारी चीज़ों को मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।